अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर का जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स है, इसका लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर में आपको पता है, यू हैव नॉलेज अबाउट टेम्परेचर, क्या होता है आपको पता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। जैसे एग्जांपल आपको पता है कि आइस क्यूब जो है वो लो टेम्परेचर पे होगा एज कंपेयर टू ए मेटेलिक रॉड केप्ट इन सनलाइट। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू आइस क्यूब। ठीक है, तो टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। एंड ऑल्सो यू नो अबाउट हीट, it is transfer of energy from one body to another due to difference in temperature. You have also information about this. What we are going to discuss is thermal expansion. थर्मल एक्सपेंशन जैसे एक एग्जांपल है, अगर आपके पास मरकरी थर्मामीटर होगा तो अगर उसको आप या वार्म गर्म पानी में रखेंगे, वार्म वाटर में, तो मरकरी जो है वो उसमें राइज होता है। इसी तरह से अगर आप उसको निकाल के ये गर्म पानी से फिर से निकालेंगे तो मरकरी जो लेवल उसमें होती है वो फिर से फॉल हो जाएगी। इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं बैलून की। जैसे आपके पास बैलून है, उसमें आपने हवा भर दी और उसको आपने गर्म पानी में रखा तो वो फुल साइज़ तक एक्सपेंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप उसी फुल साइज़ एक्सपेंड बैलून को आप बाहर निकालोगे, कोल्ड वाटर में रखोगे, तो वो थोड़ा सा श्रिंक्स ये होना स्टार्ट हो जाएगा। किसकी वजह से? क्योंकि उसके अंदर जो हवा है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चलता है, इट्स अ कॉमन एक्सपीरियंस इन डे टू डे लाइफ, दैट सब्सटेंसेस जो है वो एक्सपेंड होते हैं ऑन हीटिंग, एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। Substances expand on heating and contract on cooling. तो अगर आपके पास एक बॉडी है, अगर हम इसकी शेप के हिसाब से देखेंगे, या तो ये इन द फॉर्म ऑफ रॉड हो सकता है, या इन द फॉर्म ऑफ शीट हो सकता है, या इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम, सपोज क्यूब, क्यूबाइड या स्फेयर हो सकता है। तो जैसे हम इंक्रीज इन टेम्परेचर करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो बॉडी के डायमेंशंस जो है वो भी चेंज हो जाते हैं। तो इंक्रीज इन डायमेंशंस ऑफ बॉडी ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मल एक्सपेंशन। अगर हम एक एग्जांपल लेंगे, सपोज हमारे पास एक रॉड होगी, तो रॉड इज लीनियर इन शेप। आपके पास से ये रॉड है, इट इज लीनियर इन शेप। ठीक है, इसकी लेंथ है L एंड इट इज केप्ट एट टेम्परेचर T। टेम्परेचर T है। इसके बाद क्या हो गया, टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, इसको हीट किया, तो ये एक्सपेंड हो जाएगा। अब इसकी जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी L प्लस डेल्टा L, L प्लस डेल्टा L। तो ये बड़ा कितना, ये बड़ा यहाँ से यहाँ तक, सो दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू डेल्टा L, दिस लेंथ शुड बी इक्वल टू डेल्टा L। अगर हम देखेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ जो है, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ मीन्स चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। जैसे हमने एरर्स में पढ़ा है फ्रैक्शनल एरर, वैसे ही यहाँ पे है ये फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, दैट इज चेंज इन लेंथ, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ विद ओरिजिनल लेंथ, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अब पहले टेम्परेचर था T, बाद में टेम्परेचर होगा सपोज T प्लस डेल्टा T, तो बड़ा कितना टेम्परेचर, डेल्टा T। तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। ये पाया गया है इस केस में, लीनियर एक्सपेंशन के केस में। तो यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनेगा, डेल्टा L अपॉन L इज इक्वल टू अल्फा L, ऐसे अल्फा L डेल्टा T, where alpha L is a constant of proportionality known as coefficient of linear expansion.
कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन क्यों कहते हैं, इससे क्या मतलब है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ गई, ठीक है। तो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर देयर इज चेंज इन लेंथ, सो दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपेंशन। अब आप इस कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन भी कर सकते हो, जैसे अल्फा एल है, इसको मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ, डेल्टा एल बाय एल, डेल्टा एल बाय। अब ये डेल्टा टी जो है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो आएगा 1 बाय डेल्टा टी। तो जितना टेम्परेचर बढ़ा उसी टेम्परेचर से आपने इसको डिवाइड किया। तो कैसे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन को डिफाइन करेंगे, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, या आप ऐसे कह सकते हैं चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, पर इसीलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम डिवीजन में ले रहे हैं, ठीक है। चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, या इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, इट इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में लीनियर एक्सपेंशन जो है वो रिलेटिवली हाई होता है। तो फॉर मेटल्स अल्फा एल इज जनरली लार्ज, अल्फा एल इज जनरली लार्ज। इसी तरह से दूसरा एक्सपेंशन जो हम देखते हैं, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, अगर हम देखेंगे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम दैट इज डेल्टा वी अपॉन वी, दैट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे हमने लिखा था डेल्टा एल बाई एल, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पे फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगेगा दैट इज ए वी, डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू अल्फा वी डेल्टा टी, वायर अल्फा वी इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो अल्फा वी किसके बराबर होगा, अल्फा वी इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो चेंज रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम विद ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो दिस इज कॉल्ड एज वॉल्यूम एक्सपेंशन, अगर वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसी तरह से एरिया के लिए आप कह सकते हो एरिया एक्सपेंशन, अगर एरिया किसी शीट का, सपोज मेटेलिक शीट का, बढ़ जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम देखेंगे दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसके लिए अगर हम एक सिंपल एक्टिविटी देखेंगे जिससे हमें इसका कॉन्सेप्ट जो है वो रियलाइज होता है, दैट सिंपल एग्जांपल इज कि लेट्स टेक, अगर हम किसी वेसल में हम वाटर लेंगे, लेट्स टेक वाटर इन ए वेसल, सम अमाउंट ऑफ वाटर इन ए वेसल, ठीक है। और इसको जब हम हीट करते हैं, आपने देखा होगा जब हम इसको हीट करते हैं तो जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है वैसे वैसे ही ये जो इसमें बबल्स ऑफ वाटर हैं वो शुरू हो जाते हैं टू मूव अपवर्ड्स। और इसमें जब बहुत सारा इंक्रीज इन टेम्परेचर होता है तो टर्बुलेंस होती है, बॉइलिंग ऑफ वाटर हो जाता है। तो ये जो हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वाटर को हमने हीट दी, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर जो है, या ये टेम्परेचर बढ़ाना या ये वाटर को हीट करना, तो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी की हीट हमें सप्लाई करनी होगी किसी सब्सटेंस को, यानी कि किसी सब्सटेंस को हीट करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ ये उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाई करना है, ऑन विच फैक्टर्स इट डिपेंड्स, ये हम देखेंगे। तो अगर सपोज आप कुछ अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं और उसको आप हीट कर रहे हैं सच दैट आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं 20, आप उसको 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ हीट लगा होगा। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम को नोट करेंगे, कितने टाइम में ये हीट हो गया और कितनी हीट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की। फिर से यही अमाउंट ऑफ वाटर हम लेंगे, सेम अमाउंट ऑफ वाटर।
अब इसको हीट करेंगे अप टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेम सोर्स ऑफ हीट से। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले टाइम लगा होगा उसका डबल होगा जो सेकंड में टाइम लगेगा, सेकंड एग्जांपल में। यानी कि जब आपने 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया था वाटर को, और जब आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया, तो सेकंड वाला यानी कि 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करने वाला जो टाइम होगा वो पहले से क्या होगा, डबल। और आपने सोर्स ऑफ हीट को सेम रखा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वांटिटी ऑफ हीट है वो भी डबल चाहिए, डबल रिक्वायर होगी टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 20 डिग्री मोर, यानी कि अप टू 40 डिग्री। अब दूसरा स्टेप हम लेंगे, नेक्स्ट स्टेप, उसमें हम क्या करेंगे, वो अमाउंट ऑफ वाटर को अगर डबल करेंगे, लेट्स डबल द अमाउंट ऑफ वाटर, और उसको फिर हीट करेंगे अप टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, या उसका टेम्परेचर रेज करेंगे बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो फिर से देखा जाएगा कि टाइम जो है वो डबल होगा। टाइम डबल होगा तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड भी क्या होगा, डबल। इट मीन्स दैट कि अगर आप सबस्टेंस के लिए टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो, ज़्यादा बढ़ाना चाहते हो, तो ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। कम बढ़ाना चाहते हो तो कम हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और अमाउंट ऑफ सबस्टेंस अगर आप ज़्यादा ले रहे हो तो ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर आप अमाउंट ऑफ सबस्टेंस कम ले रहे हो तो कम अमाउंट ऑफ हीट चाहिए आपको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। एक और चीज़, अगर आप ये वाटर को निकाल के इसमें सेम अमाउंट ऑफ ऑयल भर देंगे, ऑयल पहले केस में क्या था, वाटर, अब इस एक्सपेरिमेंट को आप फिर से करेंगे ऑयल पे, इतना ही अमाउंट आप लेंगे, पहले सोर्स ऑफ हीट सेम रखेंगे, तो आप देखोगे कि अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे 0 डिग्री से सपोज 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक, ठीक है, या रेज करेंगे बाय 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो देखा गया है कि जो ऑयल है उसको कम टाइम लगेगा ये टेम्परेचर लेने में, उसको कम टेम्परेचर लगेगा एज कम्पेयर टू, कम टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू वाटर। इट मीन्स दैट इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चलता है कि हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द रेंज of increase, depends upon the amount of substance and depends upon the nature। ठीक है, पहले एक्सपेरिमेंट में आपने टेम्परेचर रेंज चेंज किया, ठीक है, आपने ये फाइंड आउट किया कि टाइम ज़्यादा लग गया, यानी कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड ज़्यादा हो गया। उसके बाद आपने अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चेंज किया, पानी की क्वांटिटी को डबल किया, फिर से आपने देखा कि ज़्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर होगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद आपने मटेरियल को चेंज किया, सब्सटेंस को चेंज किया, वाटर की जगह ऑयल लिया, फिर से आपने देखा कि अमाउंट ऑफ हीट जो रिक्वायर्ड है वो कम है, यानी कि टाइम अब कम लग रहा है। सपोज सब्सटेंस की ने जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की, दैट इज डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू इज अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू ए सब्सटेंस। ठीक है, इससे इसका टेम्परेचर सपोज बढ़ गया कितना, डेल्टा टी। डेल्टा टी इज इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर हम रेशो निकालेंगे अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड विद चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, दिस रेशो इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। दिस रेशो इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी डिनोटेड बाय कैपिटल एस। ठीक है, तो एस बराबर होगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। दिस इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। यही हीट कैपेसिटी अगर हम देखेंगे यूनिट मास के लिए, यानी कि हीट कैपेसिटी ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि ये जो एस है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये किसी मास एम की होगी। ठीक है, यानी कि एम मास की हीट कैपेसिटी है कैपिटल एस, तो यूनिट मास की हीट कैपेसिटी यानी कि स्मॉल एस जो होगा वो कैसे हम निकालेंगे, हीट कैपेसिटी ऑफ टोटल मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सिंपल एग्जांपल है, जैसे आपके पास बनाना का एक डजन होगा 100 रुपये में, तो एक बनाना कितना होगा, 100 डिवाइडेड बाई 12। वही मैं कह रहा हूँ, एम मास ऑफ सब्सटेंस की जो ये हीट कैपेसिटी है दैट इज एस। तो अगर मैं देखूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी कि 1 kg या यूनिट मास की हीट कैपेसिटी कितनी होगी, तो
S डिवाइडेड बाई m, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको लिखेंगे कैसे, स्मॉल s इज इक्वल टू, यानी कि जो s है ये फॉर्मूला जो है इसको मास ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड करना है, यानी कि डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T, डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T। तो दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए आप न्यूमरेटर में क्या है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ठीक है, नीचे क्या है चेंज इन टेम्परेचर और नीचे क्या है मास। तो हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस पर डिग्री सेंटीग्रेड, पर यूनिट मास। ठीक है, तो पर यूनिट मास और पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एज हीट कैपेसिटी। तो ये प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, जो सब्सटेंस यानी कि जिस सब्सटेंस को हम हीट दे रहे हैं, यानी कि जिसका हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं, या जो सब्सटेंस हम ऐसा भी कह सकते हैं कि सब्सटेंस अगर वहीं से हीट दे रहा है, ठीक है, तो उसके भी नेचर पर डिपेंड करता है। इसका ऐसा यूनिट जो है दैट इज जूल, ऊपर ये जूल है, नीचे केजी है और केल्विन है, तो आएगा जूल पर केजी, ठीक है, पर डिग्री केल्विन, सेंटीग्रेड हम नहीं कह सकते हैं बिकॉज ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज डिग्री केल्विन। ठीक है, तो दिस इज ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब अगर यही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हम 1 मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए डिफाइन करेंगे, यानी कि हीट कैपेसिटी पर मोल, तो उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट मोलर हीट कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड एज, या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, दैट इज डिनोटेड बाय C। कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे हमने ये डिवाइड किया था S को M से, यानी कि टोटल हीट कैपेसिटी जो थी उसको मास ऑफ सब्सटेंस से डिवाइड किया, और यहाँ के केस में मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के केस में हम स्पेसिफिक हीट को डिवाइड करेंगे बाय नंबर ऑफ मोल्स, S डिवाइडेड बाय N, कैपिटल S डिवाइडेड बाय N, वेयर N इज नंबर ऑफ मोल्स, तो इट विल बी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये भी डिपेंड करेगा किस पे, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे और उसके टेम्परेचर पे। अब गैसेस के केस में आप 2 केसेस हैं, यानी कि हम हीट ट्रांसफ़र वहाँ पे कर सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर पे भी, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी। अगर हम हीट ट्रांसफ़र वहाँ पे करेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, तो फिर ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अगर हम ये हीट ट्रांसफ़र गैस में करेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देन इट इज़ कॉल्ड एज मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इट कैन बी रिटन एज Cp एंड Cv. So in case of gases, we have 2 heat capacities, 2 molar specific heat capacities at constant pressure and at constant volume. So this is all information about heat capacity. Thank you.